दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी के जहाज पर किया मिसाइल हमला, हटना पड़ा पीछे। ट्रंप के फ्रीडम प्लान के जवाब में ईरान भी तैयार किया तबाही का प्लान। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का खुलासा। ट्रंप की तरह ओबामा को भी ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे नेतन्याहू। उधर दूसरी ओर इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम का बड़ा ऐलान, कोई पीली रेखा या बफर जोन नहीं होगा और कभी नहीं होगा। रेजिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे हथियार। इनके अलावा केरल की राजनीति में बड़ा उलटफेर। मुस्लिम लीग की हिजाबी महिला फातिमा तिहिलिया ने रचा एक साथ दो इतिहास। और साथ ही राहुल गांधी का बड़ा हमला, बंगाल के नतीजों को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर 2 मिसाइलें दागी। हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ा। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स ने इस बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला तब किया गया जब अमेरिकी जहाज ईरानी नौसेना की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए होर्मुज से गुजरने की कोशिश की। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने होर्मुज में अपने किसी भी नौसैनिक जहाज पर हमले की खबरों को खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम कर रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना इस इलाके में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेगी और किसी भी रुकावट का कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अगर कोई विदेशी सेना, खास तौर पर अमेरिका, इस इलाके के करीब आने या घुसने की कोशिश करेगी तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए मनाते रहे थे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू वही तर्क दे रहे थे जैसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप को भी दिए गए। ओबामा ने साफ कहा कि उनका और नेतन्याहू का मतभेद पहले से ही साफ था। उनका मानना था कि नेतन्याहू की रणनीति ना तो अमेरिका के लिए और ना ही इजरायल के लोगों के लिए लंबे समय में सही साबित होगी। ओबामा के मुताबिक हो सकता है नेतन्याहू अपने टारगेट हासिल कर लें, लेकिन क्या वो वाकई इजरायल और अमेरिका के लिए अच्छा है, इस पर सवाल उठता है। ये पूरा विवाद खासकर ईरान न्यूक्लियर डील 2015 को लेकर भी था, जिसे ओबामा सरकार ने किया था, लेकिन बाद में ट्रंप ने 2018 में खत्म कर दिया। नेतन्याहू शुरू से ही इस समझौते के खिलाफ थे। ओबामा ने ट्रंप की ईरान को लेकर बढ़ती आक्रामक भाषण पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फैसले लेते समय घमंड और स्वार्थ से नहीं बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, वरना बड़े देशों के बीच टकराव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया पर्सनालिटी टकर कार्लसन ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर नेतन्याहू का इतना असर है कि वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कार्लसन के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध से खुद भी बाहर नहीं निकल पाए और नेतन्याहू पर दबाव डालने में भी असफल रहे। कार्लसन ने यहां तक कहा कि ट्रंप नेतन्याहू की आलोचना तक नहीं कर पाए, यहां तक कि जब सीज फायर में रुकावट आई तब भी। उन्होंने साफ कहा, यह ऐसा है जैसे एक नेता दूसरे के पूरी तरह कंट्रोल में हो। वही दूसरी ओर दोस्तों, हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख नईम कासिम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लेबनान में असल में कोई सीज फायर नहीं है, बल्कि इजरायल और अमेरिका की तरफ से हमले लगातार जारी है। उनके मुताबिक आम लोग, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब इसकी चपेट में आ रहे हैं और गांव शहर तबाह हो रहे हैं। कासिम का कहना है कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति है, जिसका मकसद जमीन पर कब्जा और लोगों के हक छीनना है। वहीं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को उन्होंने अपनी जमीन और अधिकारों की लड़ाई बताया और दावा किया कि भारी दबाव के बावजूद इजरायल अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात पूरे इलाके के लिए खतरनाक है और आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल सकते हैं। साथ ही कहा कि लेबनान ही असली पीड़ित है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए ठोस गारंटी चाहिए। कासिम ने आरोप लगाया कि
27 नवंबर 2024 के समझौते के बावजूद इजरायल ने कई बार उल्लंघन किया, जिससे नागरिकों की मौत, घरों का नुकसान और बड़े पैमाने पर विस्थापित हुआ। रेजिस्टेंस की रणनीति पर उन्होंने बताया कि अब लड़ाई का तरीका बदल गया है। फिक्स जगह पर तैनाती की बजाय लड़ाके अलग अलग इलाकों में एक्टिव है और हिट एंड रन यानी अचानक हमला करके पीछे हटने की रणनीति अपनाई जा रही, ताकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके और वो किसी इलाके पर पूरी तरह कंट्रोल ना कर पाए। उन्होंने साफ कहा कि कोई बफर जोन या सीमित क्षेत्र जैसी कोई लाइन नहीं मानी जाएगी। कासिम ने लेबनान के अंदर एकता की अपील भी की और नेताओं को चेतावनी दी कि इस समय पीठ में छुरा घोंपने जैसा कोई कदम ना उठाएं। उन्होंने कहा कि उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि वो रेजिस्टेंस की विचारधारा अपनाएं, लेकिन कम से कम दुश्मन की मदद ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ऐसी कूटनीति के पक्ष में है जिससे हमला रुके, लेकिन इजरायल के साथ सीधी बातचीत को बेकार बताया और कहा कि इससे सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी हितों को फायदा होगा। आखिर में उन्होंने कहा कि लेबनान इस संकट से 4 चीजों के सहारे निकल सकता है: मजबूत प्रतिरोध, देश के अंदर एकता, क्षेत्रीय साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय दबाव। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, केरल की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फातिमा तिहिलिया ने पेराम्बरा सीट पर टीपी रामकृष्ण को हराकर जीत हासिल की और इसके साथ ही 2 बड़े इतिहास रच दिए। पहला, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 75 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी। दूसरा, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी के गढ़ को करीब 55 साल बाद हिला दिया। शुरुआत में उनकी उम्मीदवारी को मुश्किल माना जा रहा था, क्योंकि ये सीटें लंबे समय से वामपंथी दलों के कब्जे में थे, लेकिन फातिमा ने अपने अलग अंदाज और सीधे जुड़ाव से लोगों का भरोसा जीत लिया। चुनाव के दौरान उनके खिलाफ कई तरह के आरोप और अभियान भी चलाए गए, यहां तक कि उन्हें अलग संगठनों से जोड़कर विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा और लोगों का समर्थन और बढ़ गया। दरअसल फातिमा तिहिलिया पेशे से वकील है और पहले कोझिकोड कॉरपोरेशन में पार्षद भी रह चुकी है। उन्हें एक ऐसी युवा नेता के रूप में देखा जा रहा है जो खुलकर बोलती है, चाहे विपक्ष हो या अपनी ही पार्टी। उनकी पहचान तब और मजबूत हुई जब उन्होंने पार्टी के अंदर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई। उन्होंने महिला संगठन हरिता के जरिए लैंगिक न्याय की मांग की और विवादों के बावजूद पीछे नहीं हटी। बता दें कि इस बार केरल में वामपंथी की हार और कांग्रेस समर्थक गठबंधन की जीत हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह खुश होने का विषय नहीं है। राहुल गांधी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से छोटी मोटी राजनीति छोड़ देने की अपील की। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के जो लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के लिए भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के मिशन में एक बड़ा कदम है। राहुल गांधी ने कहा, छोटी राजनीति को किनारे रखो, ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, ये भारत का मामला है। इससे पहले एक पोस्ट में राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद लेने और 100 सीटें चुराने का आरोप लगाया था। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।